अब दूसरी बात, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस पे जाकर वो हमला कर दे। तो मुमताज़ भाई वो कमज़ोरों को मारता है और इसमें अपने आप को बता रहा है कि मैं शेर हूँ। अब कमज़ोरों को मार रहा है और जब बराबर से कोई सामने आता है तो उसके बारे में वो खामोश हो जाता है। अमेरिका से जाकर के सपोर्ट माँगता है। 12 दिन के हमले में 2 बार जाके गोद में बैठा था डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए 2-2 दिन वेट किया उसने। जा करके उनसे मिले। मिलने के बाद रिक्वेस्ट किया, हमको हथियार दो, सपोर्ट दो और हथियार दो। यहाँ तक कि ईरान के हमले को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना थार यूक्रेन से इज़राइल शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली थी। चलिए, हमास को आप डिसआर्म कर देंगे, वो तैयार हो जाएगा। आपने तो एग्रीमेंट में फ़ोर्स का गठन भी किया था कि फ़ोर्स आएगी, वहाँ पे फ़ोर्स इंटरनेशनल रहेगी। तो इंटरनेशनल फ़ोर्स कहाँ है? बिना उसके आए वो डिसआर्म क्यों हो जाए? आप जब चाहो, जितना चाहो उसको आप मार दो, डिसआर्म करके। जिस तरीके से चाहो आप मारो, उनके घर के अंदर घुस के आज भी आप अरेस्ट कर रहे हो। देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में कह लीजिए, और ख़ास तौर से गाज़ा के अंदर, ये सिचुएशन अभी भी बड़ी फ्लूइड है। इसमें कोई चीज़ अभी सेटलमेंट पे नहीं आई है। जिस चीज़ को आप लोग लगातार सीज़फायर कह रहे हैं और मैं जिसको जेनोसाइड फायर कह रहा हूँ लगातार, उसका भी कुछ नहीं पता। और हमले तो लगातार, जैसा अभी बता रहे थे मेजर जनरल साहब, लबनान पे हो ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने एक तफ़सील से शुरुआत की है और बहुत अच्छा एक तज़िया, और यही हमारी राय है। और मेरे ख़्याल से तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि जंग नहीं बढ़नी चाहिए। भले ही वो कितना ही सपोर्ट करें अमेरिका का, इज़राइल का, या जो भी उनकी प्रॉब्लम हो, लेकिन फ़िलहाल ख़ित्ते में कोई जंग नहीं चाहता, मुझे ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते, और इसीलिए देखिए, जो भी हम कह लें डर, दबाव, या ये कि जंग ना बढ़े, कि किसी ने सिवाय ईरान के साथ एक 12 दिन की जंग के अलावा बाकी सब ने मजम्मत की, या जो भी है उनके सामने। लेकिन बहरहाल क्राइसिस तो बहुत बड़ी है अब भी। गाजा में देखा जाए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। मैं इस्तकबाल करूंगा फिरोज बख्त अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं। मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं राशिद रिजवी साहब से वो ले लेता हूँ, क्योंकि उन्हें कहीं जाना भी है। तो मैं राशिद रिजवी साहब, जो बात अभी हमने की जनरल साहब से, तो आपने उसको सुना, और कल भी हमने इस पे काफी बात की थी, खास तौर से जो यूएई के मामले को लेकर के, कि क्या उसके असरात जो है वो दूसरे ममालिक पे पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अगर ये बात करूं कि गाजा में जो सूरत हाल है, वहां पे हमास बहुत तेजी से अपने तौर पे काम कर रही है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर खतरात के बावजूद। तो और ऐसा लग रहा है कि उन्हें सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। राशिद रिजवी साहब, कैसे देख रहे हैं? क्राइसिस है, लेकिन फिर भी। देखिए मुमताज़ साहब, अगर बात किसी भी सीज़ फायर के एग्रीमेंट की हुई थी, तो उसके सारे पहलू पे गौर करना ज़रूरी है और उस सीज़ फायर के हर पॉइंट पर इम्प्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल भी आए, इजिप्ट भी आए और वाहवाही भी लूटने लगे कि हमने सीज़ फायर करवा दिया, और फिर हमारे अरब मुल्क और भी दूसरे मुल्क वहाँ पर आए, यूरोप के, सब ने उस पे साइन किया। लेकिन किसी ने ऐसा कड़ा लहज़ा नहीं इस्तेमाल किया कि अगर सीज़ फायर तोड़ने का अख्तियार इज़राइल के पास है, तो हमास के पास भी है। फिर हमास भी जो चाहे वो कर सकता है, ये किसी ने नहीं कहा। बस एक लोकल वहाँ का था, उसको गोली मार दिया। तो ये कहा गया कि ये वहाँ का प्रॉक्सी है
और इस्लामिक जिहाद का था, मेरे ऊपर हमला करने आ रहा था। जिसको आपने गोली मारा उसके पास तो एक बंदूक भी नहीं थी, तो आपने क्यों गोली मार दी है उसको? जो फैमिली के लोग आ रहे थे येलो लाइन की तरफ, उनको भी आपने गोली मार दी, इसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। वो आप पे कौन सा हमला करने जा रहे थे? बार बार डिसार्म करने की बात हो रही है, चाहे हिजबुल्लाह की हो चाहे हमास की हो। चलिए हमास को आप डिसार्म कर देंगे, वो तैयार हो जाएगा। आपने तो एग्रीमेंट में फोर्स का गठन भी किया था कि फोर्स आएगी, वहां पे फोर्स इंटरनेशनल रहेगी। तो इंटरनेशनल फोर्स कहाँ है? बिना उसके आए वो डिसार्म क्यों हो जाए? आप जब चाहो जितना चाहो उसको आप मार दो, डिसार्म करके। जिस तरीके से चाहो आप मारो, उनके घर के अंदर घुस के आज भी आप अरेस्ट कर रहे हो। वेस्ट बैंक, चलिए हमास आपका गाजा में है ना, वेस्ट बैंक में क्या था? आज भी वेस्ट बैंक के लोगों की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। वेस्ट बैंक के लोगों के फसलों पे आग लगाई जा रही है। ये अख्तियार किसने दिया आपको? ये कोई देख नहीं रहा है? इस पे खामोशी क्यों है? वो चाहे अरब मुल्कों की खामोशी हो, चाहे यूरोप की खामोशी हो, चाहे अमेरिका की खामोशी, क्यों खामोशी है? क्यों पूरी छूट दे दी गई उस वहशी जानवर को कि जो जब चाहे घूम घूम के इधर हमला कर रहा है, उधर हमला कर रहा है? जब से सीज फायर हुआ लेबनान ने कितने हमले किए? कितने हमले किए लेबनान ने? लेकिन तुम्हारे हमले तो 100 से ऊपर है, जिसमें कम से कम 10-12 हमले बड़े हमले हैं। किसने आपको अख्तियार दिया? कौन सी आपकी जानो खतरा था? कौन सा उसने आपको हमला किया? आप ये चाहते हो कि इन लोग को डिसार्म कर दो और इनके हथियार ले लिए जाए और जितनी मर्जी चाहे जमीनें उनकी कब्जा करते रहो। आज येलो लाइन की बात क्यों नहीं होती है? अमेरिका क्यों नहीं कह रहा है कि येलो लाइन के पीछे जाओ, अपने पुराने बॉर्डर पे जाओ? अमेरिका भी नहीं कह रहा है ये बात, अरब देश भी ये बात नहीं कह रहे हैं। आपका कितने मर्तबा, आप बताइए, सऊदी अरब का बयान आया, कितने मर्तबा यूएई का, जॉर्डन का बयान आया कि इजराइल को बॉर्डर से बाहर जाना चाहिए, आईडीएफ को बॉर्डर के बाहर चला जाना चाहिए। वो वॉलेशन कर रहा है सीज फायर का। तो सीज फायर का वॉलेशन, उसकी आदत छोड़िए, ये उसकी हरकत ऐसी है कि सीज फायर का वॉलेशन, उसको पता है कि इनके पास कोई बड़े हथियार नहीं है, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कमजोर बना करके उनको मार रहा है ये। अब कमजोरों पर हमला कर रहा है ये। ईरान के साथ भी तो सीज फायर हुआ था। हिम्मत है तो कर दे हमला, हिम्मत है तो हमला कर दे, फिर आप देखिए उसका असर क्या होगा। एक बार किया था, अंजाम देख लिया उसने। अब दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कि उस पे जाकर वो हमला कर दे। तो मुमताज भाई, वो कमजोरों को मारता है और इसमें अपने आप को बता रहा है कि मैं शेर हूं। अब कमजोरों को मार रहा है, और जब बराबर से कोई सामने आता है तो उसके बारे में वो खामोश हो जाता है। अमेरिका से जाकर के सपोर्ट मांगता है। 12 दिन के हमले में 2 बार जाके गोने बैठा था डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए 2-2 दिन वेट किया उसने, जा करके उनसे मिले। मिलने के बाद रिक्वेस्ट किया, हमको हथियार दो, सपोर्ट दो और हथियार दो। यहाँ तक कि ईरान के हमले को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना थार यूक्रेन से इजराइल शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली थी कि जो थार वहां पर है वो इनफ नहीं है उसके लिए। मतलब उसके आयरन ड्रोम को आप भूल जाइए, जो उसका आयरन डोम जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुनिया को दिखाता था कि मैं सेफ हूँ, 100% सेफ हैं। हाइफा और तेल अवीव और पूरा इसराइल जो है, वो कोई एक परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो आयरन ड्रोम भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप तो थार लाने के सोचे थे कि हम और थार लगाएं, जबकि उनके थार भी फेल हुए। तो मुमताज भाई, जो हरकतें चल रही हैं, हमारा नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, जब भी कोई हरकत होती है तो ऊपर से उनको एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आप फला जगह अपना कैमरा घुमा दो। तो आज कैमरा घुमाया गया सूडान की तरफ। आजकल सूडान की तरफ से न्यूज़ें आ रही हैं, सूडान के बारे में पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सब दिखा रहा है। तो ये सूडान में जो हो रहा है, ये कोई अभी से थोड़ी हो रहा है। वहाँ कत्लेआम कब से मचा है।
और वहां की जो मिलिशिया उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सवाल तो ये है, सूडान की मिलिशिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएई कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, टर्की कर रहा है। इसके पीछे कोई नहीं जाता। क्यों कर रहे हैं इन लोग सपोर्ट? एक तरफ तो आप गाजा की तरफ आकर के कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब बंद करना चाहिए। अब वहां पर आप जो कत्लेआम करने वाली मिलिशिया है उसका आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको आप फंडिंग कर रहे हो, उसको आप हथियार दे रहे हो। अगर आप लोग उसको हथियार देना बंद कर दो तो उसके बाद कहां से हथियार आएंगे? वो कैसे कत्लेआम करेगा? वहां की आर्मी से वो लड़ रहा है, इसका मतलब है कि बैकिंग बड़ी मजबूत है और बड़े मजबूत लोग हैं। नस तो टर्की ने काट दिया ईरान की, और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, सीरिया पे जुलानी को जाकर बैठा दिया ताकि यहां से कोई उनको मदद न जाए। और आज इनके जो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है लेबनान में, और हमले पे हमले करता जा रहा है, और हिजबुल्लाह खामोश है। वो सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो जानता है कि मेरे पास इतने वेपन्स नहीं, इतने हथियार नहीं है कि अगर हम आज शुरू कर दें तो हम एक हफ्ता भी क्रॉस कर पाए। वो जानता है मेरे पास नहीं है इतने, और मेरे पास आने का रास्ता नहीं है। वो अलग बात है कि लोग अपनी ओपिनियन दे के रास्ते खुले हैं, हथियार आ रहे हैं, हमला हो रहा है। क्या हमास उस तरीके से हमला कर रहा है जैसे पहले करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। सारे रास्ते आपने ब्लॉक कर दिए। सीरिया का कट जाना, हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर करना, और ये चीज नेतन्याहू को बहुत अच्छे तरीके से पता है बिल्कुल, कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी परसों एक डिबेट की थी, और वो ये कि खबर ये है, और ईरान की तरफ से आज भी सैयद अब्बास अरागची का बयान आया है जो वजीर खारजा हैं, कि इत्तेहाद को लेकर के। और ये खबर आई थी कि सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ये एक फिर महाज तैयार कर रहे हैं, और एक गठजोड़ जो है उनका होगा। और ईरान इसमें पेश है। ईरान मुस्तकिल जो है इस बात की कोशिश कर रहा है, और वो राब्ते में है तुर्की से भी, और राब्ते में है सऊदी अरब से। तो ये फिरोज बख्त अहमद साहब, आपने हालांकि इस पे आपने बातचीत की थी, और हम इस पे आएंगे। एक बड़ी खबर, और मैं रिजवी साहब आपसे, राशिद साहब, इस पे जरूर चाहूंगा कि मैं बात करूं, लेकिन मैं आऊंगा यहाँ पे। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि 12 दिनों की जंग में हम 30 देशों और करीब 80 एजेंसियों से लड़ रहे थे। इजराइल ने कहा था, शर्त ये थी कि इजराइल हमारे हमले का जवाब नहीं देगा। हसन रिजवी साहब लिखा है कि ईरान ने चेतावनी दी है, मुतनब्बे किया है, घंटी बजा दी है कि जिसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू काफी बौखलाए हुए हैं। और ये जाहिर सी बात है कि काफी प्रोग्रेस यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। पेपी बोतल का विरोध करने पर एक क्या है, फिलिस्तीनी को भी देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये कौन सी खबर है, अभी मिक्सअप है यहाँ पे। चैनल 12 यहाँ पे गुशदान जिले के एक 14 साला लड़के को नेतन्याहू की हत्या की योजना बनाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। ये खबर आ रही। खैर, मैं इस तरह के अपडेट जो है मैं दूंगा, लेकिन फिरोज बख्त अहमद साहब, जिस तरह से एक इत्तेहाद की बात है, और हमास जो है वो पूरी कुव्वत से फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए है। गजा में बहुत तेजी से काम हो रहा है उन टूट फूट की जगहों पर, बावजूद इसके कि वहां पे खतरा है। और सिचुएशन जो है ये है कि जब हमला हुआ तो लोग खामोश रहे, लेकिन ये भी खबर आ रही कि मदद पहुंच रही है। तो कैसे इसे देखते हैं? और जिसकी तरफ इशारा किया राशिद रिजवी साहब ने, आप भी चूंकि उसी तरीके से बयान करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ओपन करना चाहता हूं। आप अब फिलहाल क्या कहेंगे, फिरोज बख्त अहमद साहब? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको, आपके तमाम सामाईन को, और हमारे जो काबिल दोस्त हैं, हमारे मेजर जनरल इकबाल साहब और राशिद रिजवी साहब। देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में कह लीजिए, और ख़ास तौर से गाज़ा के अंदर, ये सिचुएशन अभी भी बड़ी फ्लूइड है।
इसमें कोई चीज अभी सेटलमेंट पे नहीं आई है। जिस चीज को आप लोग लगातार सीज फायर कह रहे हैं, और मैं जिसको जेनोसाइड फायर कह रहा हूं लगातार, उसका भी कुछ नहीं पता। और हमले तो लगातार, जैसा अभी बता रहे थे मेजर जनरल साहब, लबनान पे हो ही रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी हाल ही की बात है कि 5 लोगों को लबनान लबनान में उन्होंने शहीद कर दिया। ठीक है, तो ये तो चल ही रहा है, ये रुका नहीं है। इसकी जो जो ग्रेविटी है, हो सकता है वो कुछ कम हो गई हो, लेकिन ये वैसे ही चले जा रहा है। अब देखिए, ये आपके तमाम दुनिया ने इस बात को देख लिया कि इसराइल ने 2 साल में क्या किया, उसके साथ अमेरिका ने 2 साल में क्या किया। ठीक है, और साथ ही साथ दुनिया ने ये भी देख लिया कि अरब अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। अल्टीमेटली हम सब एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि गाजा, फलस्तीन तबाह बर्बाद हो गया। बीच में उसको बचाने के लिए सिवाय ईरान के कोई नहीं आया। ठीक है, और ईरान भी जब आया तो तकरीबन सभी ममालिक ने अपने पांव पसार लिए। मुस्लिम ममालिक से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और जो भी अपने को कहते हैं हम हिमायती हैं ईरान के या फलस्तीन के, वो लोग भी सामने नहीं आए। अब लेटेस्ट ये है कि मतलब 645 एड के जो ट्रक हैं, या खाने के जो सप्लाईज के जो ट्रक हैं उनकी जरूरत थी, लेकिन 100 कुछ ट्रक जो गालिबन छोड़े इन्होंने, और वो भी बंद कर दिए। और बंद करने का क्या बहाना, ये मतलब बड़ी जालिम कौम है, सिहूनी कौम जो है, इतनी जालिम कौम है कि बड़े से बड़ा हमने जालिम देखा, इनके जैसा जालिम नहीं देखा। अब ये क्यों सॉरी, क्यों परेशान कर रहे हैं हमास को? ये कह रहे हैं जी, वो जो डेड बॉडीज थी उनकी, कैप्टिव्स की, जो यरगमाली थे यहूदी, उनको हमें दो, ढूंढ के लाके दो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ये तो हमास को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमास चूंकि अब पूरे शराफत के जामे में है, मतलब उस अटैक के बाद 2 साल से तो हमास बिल्कुल शराफत के जामे में है। जिनको आपने खुद अपनी बमबारी में मारा, ये जो 200-250 लोग लेके आए थे, 250 लोग हमास के लोग, उनको यरगमालियों को कहाँ कहाँ उन्होंने उनको रखा हुआ था। जो बच गए, वो वही जगह थी जब बमबारी इसराइल ने नहीं की। और जो मारे गए, उनको हमास ने नहीं मारा, उनको खुद इसराइली जो बॉम्ब थे, उन्होंने उनको खत्म कर दिया। अब उस पे तुर्रा ये कि उनकी डेड बॉडीज ढूंढ के लाओ। अब डेड बॉडीज वहां देखी जा रही हैं। हमास के लोग तलाश कर रहे थे, 650 तो उनको फलस्तीनियों की डेड बॉडीज मिली। कुछ जो भी उनको मिल रही हैं यहूदियों की डेड बॉडीज, उनको या जो भी रिमेन्स है उनको वो वापस कर रहे हैं। तो इस सब से ऊपर उठ के दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि 2 साल में इतने लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। 2 साल के अंदर इतना जुल्म हुआ कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि 2 लाख बॉम्ब्स जो थे वो पाउंड किए गए। बल्कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, 2 लाख प्लस जितनी भी वॉर्स हुई हैं दुनिया में अब तक, उससे ज्यादा बॉम्बिंग 2 लाख प्लस यहाँ पाउंड कर दी गई है। और यहाँ पे जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, यहाँ पे चाहे खजूर के पेड़ हों, चाहे यहाँ किसी और चीज की खेती हो, ठीक है, वो यहाँ बड़ा मशहूर वो ऑयल निकलता है, उसकी खेती हो, ठीक है, तो अब यहाँ 20-25 साल तो कोई फसल उगने वाली नहीं है, कि बिल्कुल बंजर हो गई है जमीन ये। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का पूरा जो सिस्टम है आज भी इसराइल के कब्जे में है, सिवाय ये जो अल नसरा हॉस्पिटल है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। सप्लाईज भी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, कोई मार्केट सिस्टम नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई दुकान नहीं है। यानी अब कोई मशीनें नहीं है कि मलबा उठा के जो पुराने मकान तोड़ दिए गए हैं, बॉम्बिंग उनके ऊपर हो गई है, उसको बनाया जाए। तो हालात तो, यानी जो लड़ाई ने किया वो तो किया, जो जाने गई वो गई, लेकिन जो जाने बची हुई हैं उनकी हालत उनसे ज्यादा खराब है कि जो लोग चले गए।
वहां ना, आज भी वहां पे ना पानी है बिल्कुल पीने को, ना इस्तेमाल के लिए है, ना दवा है, ना कोई अशिया है वहां पे। बहुत बुरे हालात हैं। जो आप लोग कह रहे हैं ना सीज फायर, सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं है। सीज फायर कुछ नहीं, बद से बदतर सूरत हो रही है आजकल। जी डॉक्टर रजवी।